मागाम में साबिक ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की तस्वीर दोबारा लगाने के बाद हालात में आई नरमी। फौज ने भी आवाम से मांगी माफी। फौज पर कासिम सुलेमानी की तस्वीर हटाने के इल्जाम में शिया तबके से वाबस्ता लोगों ने किया था एहतजाज। पुलिस ने मामला सुलझाने का किया दावा, आवाम से भी की अमन कायम रखने की अपील। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग के बादल मंडलाने के बाद भारत ने की एडवाइजरी जारी। भारतीय शहरियों व तलबा को यूक्रेन छोड़ने का दिया मशवरा। यूक्रेन के सदर ने 16 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले के जताए खदशात। और जम्मू के पुंछ में एलओसी के नजदीक पुलिस और फौज ने हथियार किए बरामद। पुलिस एसएसपी ने दी बरामद किए गए हथियारों से मुतल्लिक जानकारी। कहा, फौज और पुलिस मिलकर अवाम के तहफ्फुज़ के लिए हर वक्त मुतहरिक। अवाम से भी की ताउन की अपील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजरी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आज बड़ी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग के बादल मंडरा रहे हैं। 16 की तारीख भी दी गई है और अब यूक्रेन की जानिब से यह खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि 16 फरवरी को रशिया यानी रूस हमला कर सकता है। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर यूक्रेन की जो सरकार है उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट भी जारी किया हुआ है। लेकिन रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग अगर होती है तो उस पर उसके असरात दुनिया पर किस तरह के पड़ते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले मागाम के हालात क्या है, क्योंकि मागाम के अंदर आज सुबह 11:30 बजे के आसपास उस वक्त हालात खराब हुए जब फौज पर या फौज की गश्ती पार्टी पर यह इल्जाम लगे कि उन्होंने साबिक ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की तस्वीर जो एक घर के अंदर लगी हुई थी उसको हटा दी है। और उसके बाद वहां के लोगों ने इस तस्वीर को हटाने और उसके बाद उसे 1 किलोमीटर दूर जलाने के खिलाफ एहतजाज किया। और यह एहतजाज न सिर्फ जो मलबूचन मागाम का इलाका है बल्कि उससे दायरा बढ़ता गया है और जितने भी शिया आबादी वाले इलाके हैं वहां पर जाता रहा और लोगों ने एहतजाज भी किया। जो बारामूला श्रीनगर शाहरा है उसको भी बंद कर दिया गया है और इस तरह से यहां स्टोन पेल्टिंग के मनाजिर भी देखे गए। लेकिन खबर ये मिल रही है, इसकी वजाहतन हम जानना चाहेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ से जो हमें स्पॉट से ही बताएंगे। लेकिन खबरें ये भी मिल रही है कि अब फौज की जानिब से इसे गलती तस्वुर किया गया है और फौज ने कहा कि यह गलती उनसे हुई है और उसके बाद उस कासिम सुलेमानी के फोटो को एक बार फिर वहां पर रीइंस्टॉल किया गया है और इस तरह से अब कासिम सुलेमानी का जो फोटो है वहां पर लगा दिया गया है। और अभी अभी खबरें आ रही हैं कि वहां के हालात अब धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं। अब पुलिस की जानिब से भी इस हवाले से स्टेटमेंट जारी किया गया है और पुलिस स्टेटमेंट में इस हवाले से कहा गया है कि लगभग 11:30 बजे के आसपास इस तरह के वाक़ात यहां पर पेश आए और पुलिस का मानना है कि जब ये मलबूचन मागाम का इलाके है जहां पर लोगों ने एहतजाज किया था और उसके बाद मागाम चौक तक भी उन्होंने कहा कि उन्होंने एहतजाज किया और सिक्योरिटी फोर्सेस पे उन्होंने इल्जामात लगाए कि उन्होंने यहां से जो फोटो है उसको हटा दिया है। ताहम अब पुलिस का मानना है कि उन्होंने उस इलाके का विजिट किया, लोगों को एतमाद में लिया, लोगों के साथ बात की और पुलिस बयान में यह भी कहा गया है कि अब सिचुएशन वहां पर अंडर कंट्रोल है। और पुलिस ने यह भी कहा कि उन्होंने मकामी लोगों को एतमाद में लिया है और उस हवाले से मामले की निस्बत जो है लोगों का जो व्यू है वो जानने की कोशिश की। और उसके बाद पुलिस ने उन्हें यह भी यकीन दहानी कराई है कि अगर इसमें जरूरत पड़ी जो नेसेसरी एक्शन है लेने की वो लिया जाएगा अगर इसकी जरूरत पड़ी तो इस तरह से अब माना जा रहा है कि मागाम के अंदर हालात कंट्रोल में है। लेकिन हमारे नुमाइंदे अशरफ इस वक्त हमारे साथ है। अशरफ से जानना चाहेंगे, अशरफ 10:30 बजे के आसपास पुलिस का मानना है कि यह मामला पेश आया है,
वजूहात क्या रहे हैं? क्या यही वजूहात है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो फौज की पेट्रोलिंग पार्टी वहां से जा रही थी और एक मकान के अंदर उन्होंने एक पोस्टर कासिम सुलेमानी का, जो कि साबिका ईरानी कमांडर है, उसको हटाया था और उसके बाद ही यहां पर बवाल हुआ? ऐसा कहा जा रहा है कि नॉर्मल ये जो 2RR वहाँ सेंसस कर रही थी, क्योंकि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आर्मी के जो एरिया जहाँ पर रहती है उस एरिया के वो सेंसस करती है कि उस इलाके में उनके अंदर कितनी आबादी आ रही है, तो उसका बाज़ाब्ता तौर सेंसस किया जाता है। तो इसी सेंसस के दौरान मलभूषण जो कि मागम से करीबन 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक घर में जब वो गए तो वहाँ पर उन्हें कासिम सुलेमानी की तस्वीर दिखी और उस तस्वीर को उन्होंने बाहर निकालने के बाद उस तस्वीर को उन्होंने फाड़ के उसको जला दिया है जी। तो जैसे ये खबर पूरे इलाके में फैली, पहले मलभूषण, उसके बाद उस एरिया जितने भी इसके सराउंडिंग एरिया उन एरिया में, फिर जहाँ पर शिया वाले इलाके हैं, तो वो जैसे ही खबर बाहर आई कि कासिम सुलेमानी की तस्वीर जो है वो जला दी गई है, उसके बाद लोग वायलेंट होकर जो है सड़कों पे आए और मागम में जमा हुए, मागम मेन चौक में, वहां पर उन्हें जोरदार प्रोटेस्ट किया। उसके बाद पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जब हालात काबू से बाहर हुए तो पुलिस, चाहे SSP बडगाम हो या जितने भी ऑफिसर्स है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से वापस, सब वहां पर पहुंचे। उन्होंने कोशिश की लोगों की समझाने की। बिला आखिर कुछ देर के बाद जब पथराव फिर शुरू हुआ तो आर्मी को एक बार फिर आना पड़ा। 2RR के जो कमांडर है वो उन्होंने अब गश्त लगाया। गश्त लगाने के बाद उन्होंने वो तहसीलदार पटन के साथ गए और उसी गांव में गए मलभूषण, वहां पर जहां से उन्होंने वो तस्वीर उस घर से निकालने के बाद जला दी थी, तो उन लोगों से माफी मांगी। और दूसरा ये कि वो तस्वीर जहां से उन्होंने उतारी थी वहां पर उन्होंने वो तस्वीर दोबारा लगाई और लोगों को यकीन दिलाया कि ऐसी गलती दोबारा नहीं। आपको यार ये भी पता चलता है, जैसे ही खबर फैली, चाहे जितने भी अंजुमन है, चाहे अंजुमन श्री शियान है या बाकी जो भी शिया तंजीमें हैं, उन्होंने इस पर काफी ज्यादा गम व गुस्सा भी दिखाया और एतराज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको बताते चले कि कासिम सुलेमानी जो कि ईरानी फौज के कमांडर रह चुके थे, जिसकी मौत जब अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की थी इराक में, तो उस दौरान उसकी मौत हुई थी। तो अक्सर आप देखोगे जहां पर भी आपको शिया डोमिनेटेड एरियाज देखोगे या वहां पर आप देखोगे कासिम सुलेमानी की तस्वीर या तो रोड पे होती है। वो सही बात है, लेकिन अशरफ जानना चाहेंगे कि अभी क्या हालात मामूल पर हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं। जैसा कि पुलिस ने भी अब दावा किया है, अपने बयान में पुलिस ने लिखा है कि उन्होंने मकामी लोगों के साथ बात की, उनके साथ हम कलाम हुए और उसके बाद उन्हें कॉन्फ्रेंस में लिया गया है। यहां तक कि जो कासिम सुलेमानी की तस्वीर थी उसको एक बार फिर से लगा दिया गया है और पुलिस का मानना है कि अब मामूल के मुताबिक वहां पर चल रहा है। तो अभी ग्राउंड की सिचुएशन क्या है? ग्राउंड की सिचुएशन आपको हिलाल ये बताते चले कि इस वक्त जो हालात है, क्योंकि ये जो रोड है ये हम ये कह सकते हैं वर्ल्ड की फेमस टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग रोड है, उसको खोलने की पहले कोशिश की गई क्योंकि टूरिस्ट का रश रहता है इस एरिया में ज्यादा, तो उसको खोलने की कोशिश की। और जो लोग हैं, हालांकि अभी भी कुछ देर पहले भी वहां पर पथराव के वाक़ा देखने को मिले, मगर जो रोड है उसको क्लियर कर दिया गया है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो जो आर्मी के खुद जो कमांडर है उसने जब माफी मांगी और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हमसे गलती हुई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, तो उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद लोग थोड़ा शांत हुए, मगर अभी हमारे पास भी ये न्यूज़ है कि पटन एरिया पटन एरिया के जो मिरगुंड इलाके वहां पर भी लोग निकले थे। मागम के जो मागम में एपिसोड हुआ उसके खिलाफ उन्होंने निकले, उन्होंने भी जो है नेशनल हाईवे को बंद किया था। तो जाहिर सी बात है जहां जहां पर भी शिया डोमिनेटेड एरियाज है वहां पर जब ऐसी खबर फैली तो वो लोग सड़कों पर आए। हालांकि अगर हम देखें बडगाम की बात करें, मैंने पहले भी कहा अंजुमन श्री शिया के साथ आगा सईद हसन ने इस पे काफी ज्यादा उसने भी अपने बयान दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह के वाक़ात नहीं होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा कि जो शिया वाले इलाके हैं वो इस पे काफी गुस्सा दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ पूरी जानकारी देने के लिए। अशरफ हमें मागाम से जानकारी दे रहे थे क्योंकि उनका मानना है कि यह खबर मंजर आम आने के बाद, क्योंकि आज सोशल मीडिया काफी तेज है, यह खबर सोशल मीडिया पर या दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आने के बाद शिया डोमिनेटेड एरियाज जो है या शिया आबादी वाले इलाके जो हैं वहां पर इस मामले को लेकर, इस वाक़े को लेकर काफी गमो गुस्सा देखने को मिला। लेकिन पुलिस ने फौरन से पेशतर, यहां तक कि फौज ने भी इसमें इस गलती को करेक्ट करने की कोशिश की और उसके बाद उस तस्वीर को वापस वहां पर लगाया। और माना जा रहा है कि जिस शिद्दत से पहले यहां पर हालात खराब हुए थे उसमें बहुत हद तक तब्दीली आई है, मुस्बत तब्दीली आई है और धीरे धीरे पुलिस का मानना है कि यहां पर हालात
काबू में आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अपने इस बयान में यह भी दावा किया है कि रेस्टोर किया गया है ट्रैफिक को इलाके के अंदर, और ऐन मुताबिक जब तस्वीर लगी होगी तो उसके बाद ऐन मुमकिन है कि हालात में भी अब नरमी जरूर यहां पर देखी जा सकती है। नाज़रीन, ये थे कश्मीर के हालात, लेकिन कश्मीर के हालात के साथ साथ आपको यूक्रेन के हालात भी बताते हैं, क्योंकि यूक्रेन के हालात अब बेहतर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये यूक्रेन के जो सदर है उनकी जानिब से कहा गया है, उनकी जानिब से यानी ज़ेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उनकी तरफ से कहा गया है कि रूस अब यूक्रेन पर हमला कर सकता है, और इस हवाले से उन्होंने 16 की तारीख भी दी है और उन्हें खदशात जाहिर किए हैं कि रूस की जानिब से 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला हो सकता है। ये यूक्रेन की जानिब से स्टेटमेंट जारी हुआ है, और इस हवाले से अगरचे इससे पहले ही अमेरिकन या दीगर मुल्कों की जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने इस हवाले से पहले ही खदशात जाहिर किए थे कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला हो सकता है। तो उन्हीं हमले के खदशात के बीच अब ऐसी तस्वीर भी बन रही है कि मुख्तलिफ ममालिक अपने सिटीजन से कहते हैं कि वो यूक्रेन को छोड़े और अपने वतन वापस आ जाए। अब भारत की जानिब से भी एडवाइजरी जारी की गई है, और भारत की जानिब से भी एडवाइजरी जारी की गई है, और यूक्रेन के अंदर जो काम करने वाले हैं या उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हैं या दीगर लोग जो वहां पर रह रहे हैं, जो भारत के असल में रहने वाले हैं लेकिन फिल वक्त वो यूक्रेन में रह रही हैं, उनसे भी कहा गया है कि वो अबूरी तौर जो यूक्रेन है वो यूक्रेन छोड़े और अपने वतन वापस आ जाए या दूसरे वतन में चले जाए, क्योंकि अब यूक्रेन के अंदर जो जंग के बादल है वो मंडलाने लगे हैं। काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर इस तरह के हालात बन रहे थे। साल 2014 के बाद ही यूक्रेन जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा था, और उसके बाद सोवियत यूनियन से अलहदा होने के बाद हम देख रहे हैं कि साल 2014 में उस वक्त हालात बदले, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो है वो डिस्टेंस जो है बढ़ गई थी। तो उसके बाद अब साल 2022 है जब इन डिफरेंसेस ने काफी शिद्दत जो है इख्तियार की हुई है। हमारे फॉरेन डेस्क से रहमत कलीम इस वक्त हमारे साथ है। रहमत, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप बाज़ाब्ता तौर पर ज़ेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन की जानिब से, उनका भी यही मानना है कि 16 तारीख को हमला कर सकता है रशिया, और उससे पहले हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से भी अब एडवाइजरी जारी की गई है अपने सिटीजन्स को जो वहां पर रह रही हैं, खासतौर पर जो तलबा व तालिबात हैं, उनसे कहा गया है कि वो यूक्रेन छोड़ दें। तो क्या कुछ तफसीलात अभी तक जो है इस हवाले से मौसूल हो रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल ताज़ा तरीन तस्वीर ये है और ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर एलेक्जेंसी ने बाज़ाब्ता तौर पर एक फेसबुक पोस्ट लिखा है, और उस पोस्ट में कहा है कि हमें जो ज़राए से खबर मिल रही है, हमें जो इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक रूस ये तैयारी कर रहा है कि वो 16 फरवरी को बाज़ाब्ता तौर पर यूक्रेन पर हमला करेगा। जब रूस हमले की तैयारी कर रहा है तो हमने भी एक तैयारी की है, और वो तैयारी यौम इत्तेहाद के तौर पर है, यानी कल का दिन जो होगा वो रूस के लिए यौम जंग यानी वार डे होगा, और वहीं दूसरी जानिब यूक्रेन के लिए यौम इत्तेहाद यानी यूनिटी डे के तौर पर मनाया जाएगा। कल यूक्रेन के हर घर पर आपको यूक्रेन का परचम नजर आएगा। हर शहरी यूक्रेनी जो परचम है उससे मिलता जुलता लिबास पहनकर घरों से बाहर निकलकर इत्तेहाद का मुजाहरा करेगा। दूसरी जानिब जो खबर उनको मिली है उसके मुताबिक रूस कल हमला कर सकता है, लेकिन हमें जो तस्वीर नजर आ रही है, जो हम तस्वीर अभी देख रहे हैं ताजा तरीन, उसमें नजर यह आ रहा है कि जो रूस का मकसद था इस बड़ी फौजी तैनाती की, उस मकसद में कहीं ना कहीं रूस कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए एक बड़ी तादाद जो फौजियों की यूक्रेन के सरहद के पास तैनात की गई थी उसे वापस बेस में वो बुला लिया गया है, और मुमकिन है कि आने वाले वक्त के साथ साथ कुछ और फौजियों की वापसी हो, क्योंकि रूस का एक ही मकसद था। वो मकसद था कि किसी भी तरह से नेटो पर दबाव बनाया जाए, यूक्रेन को नेटो में शामिल न कर दिया जाए, यूरोप के हिस्से में जो नेटो का असर रसूख बढ़ रहा था, जो मुदाखलत बढ़ रही थी, जो इंटरफेरेंस बढ़ रहा था, उसको कहीं ना कहीं रोक दे। तो इसमें कहीं ना कहीं रूस को बहुत हद तक कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यह और बात है कि अभी भी कुछ कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी, अभी भी के बादल मंडला रहे हैं, क्योंकि अभी 1,30,000 के आसपास फौजी अभी भी सरहद पर तैनात हैं। यूक्रेन से मिलते जुलते जो रूस के सरहद हैं उस पर तैनात हैं। दूसरी जानिब बेलारूस में 30,000 रूसी फौजी हैं जो ड्रिल्स के अंजाम को मुकम्मल कर रहे हैं, यानी वहां जंगी मश्क वो मुकम्मल कर चुके हैं। तो ये 1,60,000 की फौजें ऐसी हैं रूस की जो कहीं ना कहीं यूक्रेन को तीनों जानिब से घेर रखी हुई हैं। ऐसे में खदशा ये है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है, लेकिन बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, और रूस की जानिब से कहा गया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इस
को गैर यकीनी सूरत-ए-हाल की तरफ छोड़ा नहीं जा सकता और गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बातचीत के दरवाजे को छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए इस सूरत-ए-हाल में जल्द से जल्द बातचीत करके हम मसले का हल निकालते हैं। यानी कि रूस को जो पहले दिन से जो मेंटली प्रेशर बिल्डअप करना था, जो जहनी दबाव बनाना था, कहीं न कहीं यूक्रेन पर बना चुका है, नेटो पर बना चुका है, जिसमें कामयाबी मिल चुकी है। ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जी रहमत जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि इसमें किसी हद तक रशिया को कामयाबी मिलती नजर आ रही है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जो यूक्रेन है वो नेटो फोर्सेस में शामिल हो जाए, नेटो कंट्रीज में शामिल हो जाए। लेकिन क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई है? क्योंकि अमेरिका के साथ साथ या अमेरिका की मदद से यूक्रेन भी नेटो फोर्सेस में जाने के लिए तैयार था, तो उसमें क्या किसी तरह की पेशरफ्त हो सकती है जिससे हम कहेंगे कि ये रशिया की इसमें डेवलपमेंट हुई है, रशिया की इसमें जीत हुई है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दरमियान में करीब 2 से ढाई महीना पहले जब ये तनाव शुरू नहीं हुआ था, जब फौजों की तैनाती शुरू नहीं हुई थी, तब ये बात बहुत हद तक आगे बढ़ गई थी कि अब न तब आज से कुछ दिन के अंदर ही जल्द से जल्द यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लिया जाएगा और यूरोप में नेटो के असर और रसूख को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही इस खतरे का या इस खदशे का अंदाजा हो गया कि आने वाले दिनों में, आने वाले 5-7 साल के बाद रूस के अंदर रूस की जो ताकत है, रूस की जो सलाहियत है, रूस का जो पावर है यूरोप के ऊपर, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। इसकी वजह से पहले ही से रूस ने ये पूरी तैनाती की, और तैनाती इसलिए की क्योंकि रूस की बड़ी आबादी है। खुद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ये मानते हैं कि ये यूक्रेन है वो कोई अलग कंट्री नहीं है, बल्कि वो रूस का ही हिस्सा है। इसलिए अगर हम यूक्रेन पर हमला करते हैं तो हम अपने मुल्क पर ही, हम अपने मुल्क के शहरी पर ही हमला करते हैं। इस मिजाज के साथ बाकायदा तौर पर एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, और वो स्ट्रेटेजी यही थी कि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा ताकत न मिले, ज्यादा से ज्यादा तकवियत न मिले, और वो खुद मुख्तार ज्यादा न हो जाए, ताकि आने वाले दिनों में कंट्रोल से बाहर हो जाए। इसलिए पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई थी और उसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब हुआ। अमेरिका भी अभी भी उस सूरत हाल पर बात नहीं कर रहा है कि हाँ नाटो में शमूलियत मिलेगी या नहीं मिली। नाटो भी इस सूरत हाल पर बात नहीं कर रहा है कि हम यूक्रेन को शामिल करेंगे ही या नहीं करेंगे। यूरोप भी नहीं बात कर रहा है। बात सिर्फ ये हो रही है कि जंग नहीं होनी चाहिए, और जंग की सूरत में रूस पर हम पाबंदियां लगाएंगे। जाहिर सी बात है कई ममालिक पर पाबंदियां लगाई। आखिर पर आपसे रहमत जाना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से भारत का भी नजरिया इस पर रहा है कि वो चाहता है कि सुलह समझौते के जरिए ही मामलात हल हो जाए। पाकिस्तान का भी इस पर इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन दूसरी जानब ये भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि जो यूक्रेन और रशिया की आज की लड़ाई है ये वर्ल्ड वार की तरफ जा सकती है, और उसमें वर्ल्ड जो है डिवाइड होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि जो एशियन कंट्रीज है, खासतौर पर भारत और पाकिस्तान, इनका इस पर व्यू काफी सादा लग रहा है, क्योंकि ये किसी का पक्ष नहीं रखते हैं। लेकिन जब हम दूसरे अंदाज में देखते हैं तो रशिया का ही पक्ष रखते हैं। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि किस तरह के जो असरात हैं वो इन दो कंट्रीज और एशियन कंट्रीज पर पड़ सकता है? जी, हिंदुस्तान के खास तौर से अगर पस मंजर में बात करें या फिर पाकिस्तान के हवाले से भी बात करें तो ये इन दोनों मुल्कों के लिए आगे कुआं पीछे खाई की सूरत हाल है। रूस के साथ जाते हैं तो फिर अमेरिका नाराज हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ यूक्रेन और रूस की जंग नहीं है, बल्कि ये अमेरिका और रूस की जंग है। और हिंदुस्तान के लिए हो या पाकिस्तान के लिए हो, दोनों बड़ा मुल्क है, दोनों सुपर पावर मुल्क है, दोनों अहमियत के हामिल है, और किसी एक से रिश्ता खराब करना कोई भी मुल्क नहीं मोल लेगा। इसीलिए हिंदुस्तान की जानिब से जो बयानबाजी हो रही है या पाकिस्तान की जानिब से जो बयानबाजी हो रही है, एक डेमोक्रेटिक फ्रेम में जिस तरह से जचा तुला नाप तोल कर बोला जाता है, उस तरह से कहा जा रहा है कि सुलह के साथ बातचीत के जरिए इस मसले को हल कर लिया जाए, चूंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं हुआ। क्योंकि इनके साथ भी वही सूरत हाल है कि आप किसी एक के साथ खुल करके नहीं आ सकते। खुल करके अगर आज आ जाएंगे तो आप कल होकर के किसी एक के साथ किसी दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि आपको दोनों के साथ और दोनों की जरूरत है आने वाले दिनों में। लेकिन ये तीसरी जंग की तरफ जाती हुई तस्वीर जरूर दिखाई दे रही थी शुरू में, जिस तरह से दो हिस्सों में दुनिया बट गई थी। रूस के साथ बेलारूस आया था, चीन आया था, और वहीं अमेरिका आ गया था यूक्रेन के साथ, जापान, फ्रांस, यूरोप पूरा आ गया था यूक्रेन के साथ। तो दो हिस्सों में दुनिया बढ़ चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो टैक्टिक्स था, ये जो स्ट्रेटेजी थी, वो स्ट्रेटेजी काम करती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए चूंकि अब यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए जो मिशन चल रही थी, जो मंसूबा चलाया जा रहा था, जो कार्रवाई हो रही थी, वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में रख दी गई है। इसलिए ये कहीं ना कहीं एक तरह से इसे आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली रूस इस बार बाहरी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी जीत भी होती हुई दिखाई दे रही है। जंग बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम इम्कानात है कि जंग हो। अगर जंग होंगे भी तो थोड़े बहुत मुमकिन है कि जैसे कि तस्वीरें हमने देखी है किस तरह से देर रात यूक्रेन के अंदर भी आर्टिलरी मूव कराई जा रही है, टैंक लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने रूसी को देखा कि रूस की फौज भी यूक्रेन की सरहद से मिलते जुलते आर्टिलरी को मूव करा रहा है, वहां भी टैंक लगाए जा रहे हैं। तो हथियारबंद फौजें दोनों जानिब से तैनात जरूर है, लेकिन इस बीच जो बातचीत के दरवाजे हैं वो भी खुले हुए हैं और मुसलसल काम कर रहा है। मुमकिन है कि आने वाले 24 घंटों में आपको तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे, क्योंकि एक तरफ से
काफी महत्वपूर्ण है, काफी अहमियत की हामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत करीम इस खबर के हवाले से तफसीलात देने के लिए। ये फॉरेन डेस्क से हमारे साथी रहमत कलीम हमें जानकारी दे रहे थे। कहीं ना कहीं जो अब यूक्रेन और रशिया के दरमियान मामलात बन रहे हैं उसमें यही तस्वीर सामने नजर आ रही है कि आइंदा के 24 घंटे दोनों ममालिक क्या पूरी दुनिया के लिए काफी अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये लड़ाई न सिर्फ रशिया और यूक्रेन के दरमियान है बल्कि दुनिया के दो हिस्सों के दरमियान है। क्योंकि इसमें देखना होगा कि अगर रशिया की कामयाबी रहती है तो उस सूरत में कहीं ये अमेरिका के लिए कोई खतरे की घंटी तो नहीं है। देखने वाले या जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इसे इस एतबार से भी देख रहे हैं। चलिए नाज़रीन, अगली खबर में हम एक बार फिर से कश्मीर का ही जिक्र करते हैं, क्योंकि कोविड काल जारी है। लेकिन इस कोविड काल के दरमियान भी हम देख रहे हैं कि कॉलेजेस के अंदर अब दरस व तदरीस का सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका है। भले ही तादाद यहाँ बच्चों की कम है, क्योंकि इससे कोविड एसओपीज के तौर पर ही देखा जाता है, क्योंकि जो यहाँ बच्चे कॉलेज आते हैं ये फेज वाइज आ रहे हैं। और इसमें यह भी देखा जा रहा है कि पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, यानी वही बच्चे कॉलेज आ सकते हैं जिसकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो। और उसके बाद जब वो कॉलेज के अंदर बैठते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, तो वहां सोशल डिस्टेंस का ख्याल रहना है। और इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल बहुत कंपलसरी और जरूरी है। थर्मल स्कैनिंग भी होती है, जैसे हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और इस हवाले से कॉलेजेस का, खासतौर पर अमर सिंह कॉलेज का अगर हम जिक्र करेंगे तो वहां पर फ्यूमिगेशन पहले से ही की गई है, न सिर्फ क्लासरूम्स की बल्कि जो लॉन्स है वहां पर भी फ्यूमिगेशन की गई है। और इस हवाले से माना जा रहा है कि ये मरहला शुरू तो हो गया, लेकिन उस नज़ाकत से नहीं जिस नज़ाकत से ये होना चाहिए था। अभी भी फेज वाइज ही बच्चे आ रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितने दूर दूर बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनसे कहा जाता है कि मास्क का इस्तेमाल करें। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी यहाँ पर तस्वीर किया गया है। पॉजिटिव वे में इसको ले रहे हैं, क्योंकि जो हमें ऑनलाइन में टीचिंग मिलती है वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती है जो जितनी कि ऑफलाइन में होती है। इसका ही हम इंतजार कर रहे थे कि कब कॉलेज खुले। एक अच्छे तरीके से इन्होंने खोला है कि गेट पे ही चेक कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हुई है, जिसकी हुई है उसकी चेक कर रहे हैं। जो हमें DMRR से गाइडलाइंस आई है, आज आपने देखा होगा राइट फ्रॉम द एंट्री ऑफ द कॉलेज, दैट इज मेन कॉलेज गेट, हर एक क्लासरूम की तरफ, हर एक लैब की तरफ आपने देखा होगा कि वी आर फॉलोइंग SOPs, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। मैं खुद गेट पर वहां पर मौजूद था, मेरी फैकल्टी मौजूद थी, मेरा स्टाफ मौजूद वहां पर। आज बच्चों को हमने ये सर्टिफिकेट। खबर पुंछ की करते हैं, जहां LOC के नजदीक एक इलाका जिसे डेरा दबसी कहा जाता है, जो मेहंडर के नजदीक पड़ता है। और इस इलाके में फौज और पुलिस ने मामूल का सर्च ऑपरेशन किया था और इस ऑपरेशन के दौरान हथियार बरामद किए हैं। और पुलिस का दावा है कि ये हथियार उन्होंने मुश्तरका तौर पर फौज के साथ किया है और इससे वो अपने लिए बड़ी कामयाबी भी तस्वुर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौज और पुलिस के साथ साथ CRPF अवाम की बहबूद के लिए मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं और हर वक्त मुतहरिक रहते हैं। उन्होंने कहा कि AK-47 राइफल, एक मैगजीन, 2 पिस्तौल और पिस्तौल के 2 मैगजीन यहां से बरामद हुए हैं। इसमें आपको पता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी है वो बॉर्डर पर काफ़ी सतर्क है। इसमें हमारे लगातार बॉर्डर के इलाकों में सर्च ऑपरेशंस चलते रहते हैं। इसी सिलसिले के दौरान हमने जो सर्च ऑपरेशन जनरल इलाका मेंढर में देरा दबसी इलाके में लॉन्च किया हुआ था, उसमें हमें कुछ मशकूक सामान मिला, जो बाद में सर्च करने के बाद उसमें हमें कुछ एम्यूनिशन मिला, आर्म्स एम्यूनिशन मिला है, जिसमें हमारे पास एक AK है, एक मैगजीन है, 2 पिस्टल्स हैं, 2 मैगजीन है और उनको हमने मौके पर सीज किया है। इसमें FIR लगाकर फर्दर तफ्तीश इसमें हम कर रहे हैं। तो सर, और पूछवाचियों को किस तरह का मैसेज देना चाहिए? नाज़रीन, आखिर पर बात करते हैं दूधमर्ग। ये दूधमर्ग त्राल का इलाका है जहां पर लोग 90 सालों से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों का मानना है कि उन्हें खदशात है कि उन्हें इस सरजमीन से बेदखल किया जाएगा।
उनका कहना है कि 90 सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि हम यहाँ से बेदखल हो जाए। हमें खदशात हैं कि कहीं हमें बेदखल ना किया जाए, क्योंकि वो दफा 4 शामिलात ज़मीन पर बरसों से यहाँ पर रह रहे हैं। उनका कहना है कि उनका गाँव या इनके लोग काफ़ी पसमानदा है, इक्तिसादी तौर पर भी, हालात के तौर पर भी, एजुकेशनली भी। तो इस वजह से उन्होंने खदशात का ये इजहार किया है कि उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से रेवेन्यू ऑफिसर्स यहाँ पर अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं और उसके बाद यहाँ का दौरा करते हैं, ज़मीनें देखते हैं, कागजात मांगते हैं, तो उससे उन्हें लगता है कि उन्हें बेदखल किया जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने मांग की है कि अगर सरकार का इस तरह का कोई प्रपोजल है तो उससे मनसूख किया जाए। दफा 4 है हमारी शामलात ज़मीन, जिस पर हम 80-90 सालों से मतलब काबिज हैं, वो गवर्नमेंट उसको निकालना चाहती है। तो इसीलिए ये लोग यहाँ जमा हुए हैं, जिसमें हमारे पटवारी साहिबान भी 2-3 बार यहाँ आए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि दफ़ा 4 हमको निकालना है। तो इसमें हम ये देखना है कहाँ कहाँ ये दफ़ा 4 हमें शामलात ज़मीन है, उसके बाद जो खालसा सरकार है वो भी हमने देखना है। तो इसीलिए लोगों को खतरात ये मालूम हो गए इस वक्त, तो ये इसीलिए यहाँ जमा हुए हैं और इन्होंने सरपंच साहब को भी बुलाया है लोगों ने, तो इसीलिए। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।